हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के चैप्टर 2 के बारे में। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लें। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोपहर के समय में जब डंक एसफोर्ड मीडो पहुंचा और वह अपने घोड़े को एसफोर्ड के एक मैदान के किनारे पर रोक देता है और वह देखता है कि घास के मैदान पर पहले से ही बहुत सारे तंबू और पवेलियन लग चुके हैं। वे तंबू अलग अलग साइज और शेप के थे और इन तंबुओं का अलग अलग कलर था। कुछ काले, कुछ पीले, कुछ नीले, कुछ ग्रे तो कुछ पर्पल। कुछ तंबू लिनन के बने हुए थे और कुछ तंबू रेशम के बने हुए थे। सर आर्लेन इनमें से बहुत सारे योद्धाओं के साथ पहले भी सवार हो चुका था और कुछ नाइट को डंक ने कैंप फायर की कहानियों में सुना था। डंक ने पढ़ना लिखना तो नहीं सीखा था, पर आर्लेन ने उसे सभी बड़े नोबल हाउस के सीजल, युद्ध के निशान और उनके प्रतीक के बारे में बताया था। और वह चलते हुए अक्सर डंक को इन सभी सीजल, युद्ध के निशान और प्रतीक का अभ्यास कराता रहता। नाइटेंगल सीजल लॉर्ड कॉर्न ऑफ द मार्चेज का था, जो जितना अच्छा लॉन्स और भला चलाता था उतना ही माहिर वह हाई हार्प बजाने में था। ताज वाला हिरन सर लेनन बराथियन का था, जिन्हें लॉफिंग स्टॉर्म कहा जाता था। डंक ने टार्ली, हाउस डेंडोरियन, हाउस फॉसवे, हाउस लेनेस्टर, हाउस एस्ट्रमोंट के सीजल को पहचान लिया। लाल घोड़े का सीजल केवल सर ओथो ब्रेकन का हो सकता है, जिन्हें ब्रूट्स ऑफ ब्रेकन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले किंग्स लैंडिंग के एक टूर्नामेंट में लॉर्ड क्वेंटिन ब्लैकवुड को मार डाला था। डंक ने सुना था कि सर ओथो ब्रेकन ने एक लॉन्ग एक्स से इतनी जोर से वार किया कि लॉर्ड ब्लैकवुड का हेलमेट टूट गया और उसके नीचे उसका चेहरा भी। डंक ने ब्लैकवुड के झंडे भी देखे, जो मैदान के पश्चिमी किनारे पर थे, सर ओथो ब्रेकन से जितना दूर हो सकता था। डंक ने और बड़े हाउस के भी सीजल देखे, जैसे मारब्रेंड, मॉलिस्टर, कारगिल, वेस्टरलिंग, स्वान, मुलिंडोर, हाई टावर, फ्लोरेंट, फ्रे, फेनरोस, स्टोकवर्थ, डेरी, पेरन, वाइल्ड्स। और मानो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट और साउथ के लगभग हर बड़े घराने ने अपने 1 या 2 योद्धाओं को एसवर्ड भेजा था, ताकि वे सुंदर राजकुमारी को अपनी वीरता दिखा सके और अपने लिए सम्मान पा सके। डंक जानता था कि उनके तंबू कितने भी शानदार क्यों ना हो, वहां पर उसकी कोई जगह नहीं है। एक फटा हुआ चोगा ही उसका शेल्टर है। डंक अच्छी तरह से जानता था कि वह अपना कैंप यहाँ लगाएगा तो वो बुली किया जाएगा। कुछ लोग दयालु होंगे, लेकिन सभी नहीं। एक हेज नाइट को अपने स्वाभिमान में रहना चाहिए, क्योंकि उसके बिना वह बस एक भाड़ी के सैनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे अपनी जगह कमानी होगी। अगर मैं अच्छा लड़ूंगा तो कोई लॉर्ड मुझे अपने घराने में ले सकता है। तब मैं नोबल लोगों के साथ घुड़सवारी करूंगा, हर रात किले में ताजा मांस खाऊंगा और टूर्नामेंट में अपना तंबू लगाऊंगा। लेकिन पहले मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अधूरे मन से वह अपने घोड़ों को जंगल की ओर ले गया। उस जगह से लगभग आधा मील दूर डंक ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर झरने का पानी और किनारे पर मुलायम घास थी और एक लंबे पत्तों वाला एलम का पेड़ था। और यह जगह डंक को काफी अच्छी लगी। यह एक सुंदर जगह थी और डंक ने सोचा, यह मेरा तंबू है, एक ऐसा तंबू जिसकी छत पत्तों से ढकी है और ये टायरल और एस्ट्रमोंट के बैनर से भी ज्यादा हरा है। डंक ने सबसे पहले घोड़ों के लिए खाना पीने का इंतजाम किया और फिर वह खुद नंगे होकर उस झरने में नहाने लग गया। एक सच्चा नाइट हमेशा साफ सुथरा रहता है। सर आर्लेन हमेशा कहते थे कि सोने से पहले अच्छी तरह से हाथ और पैर धो लेने चाहिए, चाहे बदबू आ रही हो या नहीं। डंक एलम के पेड़ के नीचे नंगे होकर अपने शरीर को सुखा रहा था और बसंत की गर्म हवा का आनंद ले रहा था। तभी डंक ने एक ड्रैगन फ्लाई को देखा जो वहां से उड़ रही थी और डंक उस ड्रैगन फ्लाई को देखकर सोच रहा था, इसे ड्रैगन फ्लाई क्यों कहते हैं? यह तो ड्रैगन जैसी नहीं दिखती है। हालांकि डंक ने कभी ड्रैगन नहीं देखा था, लेकिन सर आर्लेन ने ड्रैगन देखा था और यह कहानी वह 50 से ज्यादा बार सुन चुका था। जब सर आर्लेन छोटे बच्चे थे तो वह अपने दादा के साथ किंग्स लैंडिंग गए थे। वहां उन्होंने सभी ड्रैगन के मरने से 1 साल पहले ड्रैगन देखा था। वह एक हरे रंग की ड्रैगन थी, जो कि देखने में बहुत छोटी और कमजोर थी और उसके पंख सूख चुके थे। उस ड्रैगन का कोई भी अंडा हैच नहीं हुआ था और उनमें से कोई ड्रैगन बाहर नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि एगोन ने उसे जहर दे दिया। सर आर्लेन कहते थे कि वह तीसरा एगोन था जिसे ड्रैगन को जहर दिया और वह ड्रैगन बेन और एगोन द अनलकी के नाम से जाना जाता था, ना कि किंग डेरोन के पिता ने ऐसा किया। एगोन थर्ड ड्रैगन से डरता था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके अंकल के ड्रैगन ने उसकी माँ को खा लिया था। सभी ड्रैगन के मरने के बाद से गर्मियां छोटी हो गई और सर्दियां लंबी और क्रूर हो गई थी। शाम का समय हुआ, हवा ठंडी होने लगी तो डंक ने अपना चोगा पहना और वह खेल के मास्टर से मिलने और अपना नाम लिखवाने जा सकता था। लेकिन आज रात उसे और भी बहुत सारे काम करने थे अगर वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था।
डंक ने सर आर्लेन की ढाल अपने कंधे पर टांगी और एसफोर्ड के मैदान की ओर पैदल चल दिया। टूर्नामेंट की वजह से यह एसफोर्ड का मैदान अब पूरी तरह से बदल गया। दर्जनों व्यापारियों ने मैदान के किनारे पर अपनी दुकानें लगा रखी थी और वे वहां पर फेल्ट, फल, बेल्ट, जूते, मिट्टी के बर्तन, पित्तल के सामान, मसाले, पंख और तरह तरह के सामान बेच रहे थे। और वहीं पर बाजीगर, जादूगर और कठपुतली वाले बीच में घूम रहे थे। वहाँ वेश्याएं और जेब कतरे भी थे। तो डंक ने अपना सिक्का संभाल कर रखा। जब उसे सॉसेज की खुशबू आई तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने एक तांबे के सिक्के से सॉसेज और एक सींग वाला हॉर्न भरकर एले खरीदी। खाना खाते हुए डंक ने एक लकड़ी का नाइट को एक लकड़ी के ड्रैगन से लड़ते हुए देखा और वह उस ड्रैगन को कंट्रोल करने वाली कठपुतली कलाकार को देखने लगा। वह लड़की लंबी, पतली और काले बालों वाली थी और डंक को उसका चेहरा और उसको ड्रैगन चलाने का तरीका काफी पसंद आया। अगर उसके पास फेंकने के लिए कोई तांबे का सिक्का होता तो वह उस लड़की की तरफ फेंक देता, लेकिन अभी उसे सभी कॉइन्स की जरूरत थी। डंक वहां से फिर एक आर्मर बनाने वाले के पास जाता है। उसके सामने मेज पर एक चेन से बने हुआ कवच और स्टील के दस्ताने रखे हुए थे। तब डंक उससे बोलता है, आपका काम काफी अच्छा है। तो आर्मर बनाने वाले स्मिथ ने कहा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिल सकता। तब डंक कहता है, मुझे टूर्नामेंट के लिए कवच चाहिए, एक अच्छा चेन से बना हुआ कवच, गले का कवच, ग्रीव्स और हेलमेट भी। उस स्मिथ ने डंक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम काफी बड़े हो, लेकिन मैंने इससे भी बड़े आर्मर बनाए हैं। और फिर वह मेज के पीछे से बाहर आया और बोला, नीचे बैठो, मैं तुम्हारे कंधे का माप लूंगा। और फिर वह स्मिथ डंक का माप लेता है। फिर वह स्मिथ बोलता है, मेरे पास कुछ टुकड़े हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं और मैं ऐसे हेलमेट बनाता हूँ जैसे हेलमेट होने चाहिए। मैं साधारण लेकिन मजबूत हेलमेट बनाता हूँ। अगर तुम भाले से मार खाओगे तो ये हेलमेट तुम्हें बेहतर सुरक्षा देगा। तब डंक ने कहा, बस मुझे ऐसा ही हेलमेट चाहिए था, और ये कितने में दोगे? तब स्मिथ बोला, 800 स्टेग। तब डंक बोलता है, 800? यह डंक की उम्मीद से बहुत ज्यादा था। फिर डंक ने कहा, मैं शायद कुछ पुराना कवच दे सकता हूँ और आधा हेलमेट भी। उस स्मिथ ने कहा, मैं केवल अच्छा काम करने का ही पैसा लेता हूँ। अगर उसमें ज्यादा जंग नहीं लगी होगी तो मैं इसे ले लूंगा और ये कवच तुम्हें 600 स्टेग में दे दूंगा। डंक उस स्मिथ से अनुरोध कर सकता था कि वो उसको कवच उधार दे दे, लेकिन वह जानता था कि वह स्मिथ क्या जवाब देगा, क्योंकि वह जानता था कि व्यापारी हेज नाइट पर कम भरोसा करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लुटेरे होते हैं। डंक कहता है कि मैं अभी तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन देता हूँ और बाकी के कल मिल जाएंगे। तब स्मिथ ने कुछ समय तक देखा और कहा, आज के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे लेने नहीं आए तो मैं इसे किसी दूसरे को बेच दूंगा। डंक ने 2 सिक्के उस स्मिथ को दे दिए और कहा, आपको पूरा पैसा मिलेगा और मैं यहाँ चैंपियन बनने के लिए आया हूँ। उस स्मिथ ने कहा, सच में? और बाकी ये सब लोग तुम्हें चीयर करने आए हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, चांद अच्छी तरह से ऊपर आ गया था। तब डंक ने अपने चुने हुए जगह पर वापस जाने का फैसला किया। डंक का मन काफी उदास था, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि कैसे न कैसे करके कवच के लिए पैसे जुटाए जाए, और ये सोचता हुआ वह आगे चल रहा था। कई साल पहले जब सर आर्लेन ने ड्रैगन स्टोन के प्रिंस को स्टॉर्म एंड के एक टूर्नामेंट में घोड़े से गिरा दिया और उसके बाद से वह घोड़ों की दौड़ में भाग नहीं ले सका। उसने 7 भालों से 7 किंगडम के सबसे महान नाइट के खिलाफ युद्ध लड़ा। ये सब सोचते हुए डंक आगे बढ़ रहा था। तभी उसने झाड़ियों के बीच में आग की रोशनी देखी। ये क्या है? और डंक उस आग की तरफ दौड़ा और अपनी तलवार हाथ में निकाल ली, लेकिन अचानक आग के पास एक लड़के को देखकर रुक गया। तुम? फिर डंक ने अपनी तलवार पीछे रखा और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं मछली पका रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? डंक ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुमने कोई घोड़ा चुराया है? तब वह लड़का बोलता है, मैं एक गाड़ी के पीछे बैठकर आया हूँ जो कि लॉर्ड एसफोर्ड के लिए यहाँ पर कुछ भेड़े लेके आ रहा था। तब डंक कहता है, अच्छा, अब तुम्हें उस आदमी को ढूंढना चाहिए इससे पहले कि वह यहाँ से चला जाए, या फिर तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी ढूंढो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा। तब उस लड़के ने कहा, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और मैं उस सराय से काफी तंग आ चुका हूँ। तब डंक ने चेतावनी देते हुए कहा, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मुझे तुम्हें अपने घोड़े पर लाद कर तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। तब लड़का कहता है, तो फिर तो तुम्हें किंग्स लैंडिंग तक सवारी करनी पड़ेगी और तुम ये टूर्नामेंट मिस कर दोगे। किंग्स लैंडिंग? एक पल के लिए डंक को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि लड़के को यह पता है कि वह किंग्स लैंडिंग से है, क्योंकि डंक किंग्स लैंडिंग के फ्लिया बॉटम से था। डंक 8 साल के अनाथ बच्चे के सामने तलवार लिए खड़ा था और वो अपने आप को मूर्ख महसूस कर रहा था। तब डंक ने अपनी तलवार अपने म्यान में डाली और सोचा, मुझे इसे अच्छी पिटाई देनी चाहिए, लेकिन लड़का इतना दयनीय था कि उसे मारने का मन नहीं हो रहा था। फिर डंक ने अपने चारों ओर देखा। वहां पर पत्थर के एक सुंदर घेरे में आग जल रही थी।
घोड़ों को अच्छी तरह से साफ किया गया था और धुले हुए कपड़े आग के पास पेड़ पर लटक रहे थे। तब डंक ने पूछा, ये सब क्या है? तब वह लड़का बोला, मैंने इसे धो दिया, मैंने घोड़ों को भी साफ कर दिया, मैंने आग जलाई, मछली पकड़ी और मुझे तंबू नहीं मिला, नहीं तो मैं वो भी लगा देता। डंक ने अपने ऊपर इशारा करते हुए कहा, ये जो एल्म का पेड़ है यही मेरा तंबू है और ये एक नाइट के लिए काफी है। मैं किसी धुएं से भरे तंबू में सोने से ज्यादा इन तारों के बीच में खुले में सोना पसंद करता हूँ। तब वह लड़का कहता है, अगर बारिश हो गई तो? तब डंक कहता है, ये पेड़ के पत्ते मुझे बचा लेंगे। फिर डंक ने हंसते हुए कहा, सच कहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और तुम उस मछली को पलट दो, नहीं तो वह एक तरफ से जल जाएगी और दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएगी। और तुमने कभी रसोई में काम किया है? और डंक फिर और आगे पूछता है, और तुम्हारे बाल कहाँ गए? तब उस लड़के ने कहा, मिस्टर ने उसे सेव कर दिया। और फिर वह लड़का शर्माते हुए अपनी हुड्डी से सर को ढक लेता है। डंक को पता था कि कभी कभी जूं और सिर की बीमारियों के इलाज के लिए सर को मुंडवाना पड़ता है और वह पूछता है, क्या तुम बीमार हो लड़के? तब उस लड़के ने कहा, नहीं। और डंक से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तब डंक ने कहा, मेरा नाम डंक है। तब वह लड़का जोर से हंसने लगा। डंक? सर डंक? यह किसी नाइट का नाम नहीं है और मैंने तो कभी नहीं सुना। क्या यह डंकन का छोटा रूप है? तब डंक बोलता है, हाँ, मेरा नाम डंकन है, सर डंकन। डंक अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता था और वह अब उस लड़के से क्या कहे। डंकन ऑफ लिया बॉटम पर यह अच्छा साउंड नहीं कर रहा था। वह पेनेट्री का नाम ले सकता था, पर अगर उस लड़के ने पूछ लिया कि ये कहाँ है तो डंक कभी पेनेट्री नहीं गया और न ही सर आर्लेन ने उसे कभी बताया। तो फिर डंक बोलता है, मेरा नाम सर डंकन द टॉल है। तब वह लड़का बोलता है, मैंने कभी सर डंकन द टॉल के बारे में नहीं सुना। तब डंक बोलता है, क्या तुम 7 किंगडम के हर एक नाइट को जानते हो? तब वह लड़का बोला, सिर्फ अच्छे नाइट्स को जानता हूँ। तब डंक ने कहा, मैं भी एक अच्छा नाइट हूँ और इस टूर्नामेंट के बाद ये सब जान जाएंगे। और तुम्हारा नाम क्या है लड़के? तब उस लड़के ने कहा, मेरा नाम एग है। डंक हंसा नहीं, उसका सर वाकई में अंडे जैसा था। फिर डंक ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपना स्क्वायर बना लूंगा और मैं तुम्हें कपड़े और खाना भी दूंगा। एग ने कहा, यस माय लॉर्ड। तब डंक ने कहा, मुझे सर कहो, मैं सिर्फ हेज नाइट हूँ। खाना खाने के बाद में एग उस आग के पास हो गया और डंक भी वहीं उसके पास हो गया, खुले आसमान की तरफ देखने लगा। तभी वह एक टूटता हुआ तारा देखता है। एक टूटता हुआ तारा हमेशा भाग्य लेके आता है। डंक ने सोचा, बाकी लोग तो अपने तंबू के अंदर है, तो ये भाग्य सिर्फ मेरे हिस्से में है। सुबह हो गई थी और डंक मुर्गे की बांग के साथ उठ गया और पास में एग को देखकर काफी खुश हो रहा था। यह लड़का रात भर से यही है और कहीं नहीं भागा। यह एक अच्छी शुरुआत है। फिर डंक ने उसको उठाया और बोला, अभी बहुत सारा काम करना है। तब एग उठ जाता है और अपनी आंखें रगड़ता हुआ बोलता है, खाने के बारे में क्या ख्याल है? तब डंक ने कहा, पहले घोड़े को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। फिर दोनों मिलकर घोड़ों पर काठे लगाते हैं और उनको तैयार करते हैं। और डंक देख रहा था कि एग काम करने में काफी अच्छा है और अपना काम में मन लगा रहा है। डंक ने घोड़े पर बैठते हुए कहा, मुझे पूरा दिन लग सकता है और तुम यहाँ पर रहना, इस कैंप को अच्छे से देखभाल करना और यह भी देखना कि चोर उचक्के यहाँ ना आ जाए। तब एग कहता है कि क्या मैं उन चोरों को भगाने के लिए ये तलवार ले सकता हूँ? डंक ने देखा उसकी आंखें नीली और बैंगनी लग रही थी और गंजे सर की वजह से उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी चमक रही थी। और डंक ने कहा, नहीं, एक चाकू ही काफी है और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अगर तुमने मुझे लूटा और भाग गए तो मैं तुम्हें कुत्तों से पकड़वा दूंगा। तब एग कहता है, तुम्हारे पास तो कुत्ते नहीं है। तब डंक कहता है, मैं लेके आ जाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने फिर अपने घोड़े को एसफोर्ड मीडो की ओर घुमाया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब वह मैदान को पार कर रहा था तो उसे नदी के किनारे हथौड़ों की आवाज सुनाई दी, जहाँ पर कुछ कारपेंटर दर्शकों के लिए मंच तैयार कर रहे थे और घुड़सवारों के लिए एक बैरियर बना रहे थे। अब वहाँ पर कुछ नए तंबू भी लग गए। कल रात की मौज मस्ती के बाद कुछ नाइट सो रहे थे तो कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। मैदान के नॉर्थ साइड में कोकल स्पेंट नदी बहती थी, जो कि मेंढर नदी की एक सहायक नदी थी। नदी के उस पार शहर और एक बड़ा किला था। डंक ने सर आर्लेन के साथ यात्रा के दौरान ऐसे बहुत सारे शहर देखे, पर यह शहर उनमें से काफी अच्छा दिख रहा था। एसवर्ड कैसल पत्थरों से बना हुआ ट्रायंगल शेप का महल था और जिसके हर कोने पर 30 फुट के गोल टावर बने हुए थे और बीच में एक मजबूत दीवार, और इन दीवारों पर केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे थे और उन पर सफेद सूरज और वी आकार बना हुआ था। डंक एक आदमी के सामने रुकता है और पूछता है कि मास्टर ऑफ गेम्स कहाँ मिलेंगे। तो वह आदमी ने जवाब दिया कि प्लम्बर ये काम देख रहा है, और फिर वह गार्ड के कैप्टन के पास उसको लेके चला गया और फिर वो गार्ड यार्ड के अंदर चले गए। वहाँ पर एक
अस्तबल का लड़का था जिसने डंक के घोड़े को ले लिया और डंक अब उस कप्तान के पीछे पीछे चल देता है और वो कप्तान पूछता है, आप अपने मालिक का नाम लिखवाने आए हो? तब डंक कहता है, नहीं, मैं अपना नाम लिखवाने आया हूँ। तब वह कैप्टन डंक को एक दरवाजे के पास छोड़ देता है और उसे बोलता है, मैं अपने पोस्ट पर वापस जा रहा हूँ। डंक ने जब दरवाजा खोला तो मैनेजर एक मेज के पास बैठा था और कलम से कुछ लिख रहा था। तब डंक ने दरवाजा बंद किया और उस आदमी से पूछा, क्या तुम प्लम्बर हो? मैं अपना नाम टूर्नामेंट के लिए लिखवाने आया हूँ। तब वह प्लम्बर बोलता है, यह टूर्नामेंट नाइट्स के लिए होता है, क्या तुम नाइट हो? तब डंकन ने सिर हिलाया और कहा, मैं सर डंकन द टॉल हूँ। तब प्लम्बर ने पूछा, तुम कहाँ के सर हो डंकन द टॉल? तब डंक कहता है, हर जगह से। जब मैं 5 या 6 साल का था तब से मैं सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री का स्क्वायर हूँ और यह उनकी ढाल है। वह टूर्नामेंट में आ रहे थे लेकिन उनको सर्दी लग गई और वह मर गए और उन्होंने मुझे नाइट बनाया। मैं उसकी जगह पर यह टूर्नामेंट खेलने आया हूँ। और डंक ने अपनी तलवार निकाली और प्लम्बर के सामने रख दी। तब प्लम्बर ने कहा, मुझे पता है ये तलवार है, लेकिन मैंने कभी सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री के बारे में कभी नहीं सुना और तुम कहते हो कि तुम उनके स्क्वायर थे। तब डंक कहता है, वह हमेशा से मुझे नाइट बनाना चाहते थे और जब वह मर रहे थे तो उन्होंने अपनी तलवार मांगी और मुझे अपने घुटने पर बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने तलवार मेरे दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर रखी और कुछ शब्द बोले और फिर जब मैं खड़ा हुआ तो उसने बोला कि अब से मैं एक नाइट हूँ। तब प्लम्बर कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक नाइट ही नाइट बना सकता है, लेकिन उसके लिए एक कैप्टन दोबारा अभिषेक किया जाना जरूरी है। क्या तुम्हारी सेरेमनी में कोई गवाह थे? तब डंक कहता है, एक रोबिन चिड़िया और एक कांटेदार पेड़। सर आर्लेन ने मुझे कहा था कि एक सच्चा नाइट बनो, 7 गॉड का पालन करो और कमजोर और निर्दोष लोगों की रक्षा करो और मैं अपने स्वामी के प्रति वफादारी से काम करूं और पूरी ताकत के साथ मैं अपने राज्यों को रक्षा करूं। और फिर मैंने ये वचन उन्हें दे दिया। प्लम्बर ने उसे सर कहकर नहीं पुकारा और कहा, मुझे लॉर्ड एसवर्ड से पूछना पड़ेगा। तब डंक ने एक पल के लिए सोचा। हाउस डेंडोरियन का एक पवेलियन था और डंक बोलता है, सर मैनफ्रेड होंगे हाउस डेंडोरियन से। सर आर्लेन ने 3 साल पहले ड्रोन में उनके पिता की सेवा की थी। सर मैनफ्रेड को ये सब कुछ याद होगा। तब प्लम्बर बोलता है, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा डंक, यहाँ आए हुए कुछ नाइट्स को ढूंढो जो सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री को जानते हो और वो उनकी गवाही दे तो कल उन्हें इसी समय मेरे पास ले आना। तब डंक दरवाजे की ओर बढ़ा। तब पीछे से प्लम्बर ने आवाज लगाई और कहा, तुम्हें पता है ना डंक, जो लोग टूर्नामेंट में हार जाते हैं उन्हें अपनी तलवार, कवच और घोड़ा विजेता को देना होता है और अगर ये सब आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आपको कॉइन्स देने पड़ेंगे। तब डंक कहता है, हाँ मुझे पता है। तब प्लम्बर कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने कॉइन है? तब डंक कहता है, मुझे इन कॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डंक अब वहाँ से निकलकर अपने घोड़े को लेता है और मन में सोचता है, सर आर्लेन कहा करते थे कि घोड़ों से कभी प्यार मत करो, क्योंकि टूर्नामेंट में वो घोड़ों के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन वह खुद इस सलाह को नहीं मानते थे। और डंक ने अक्सर देखा था कि वह ओल्ड चेस्टनट, स्वीटफुट और थंडर के लिए अपना आखिरी सिक्का तक खर्च कर देते थे। कुछ समय बाद डंक ने तुरही की आवाज सुनी और डंक अपने घोड़े स्वीटफुट को उस आवाज की तरफ ले गया और वहां देखने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहां पर नाइट्स और तीरंदाजों की फौज आती है और इस फौज में कम से कम 100 से ज्यादा लोग होंगे और इन सभी के पास इतने शानदार घोड़े थे जो डंक ने पहले कभी नहीं देखे। तब डंक वहां पर खड़े एक लड़के से पूछता है कि वो कौन है। तब उस लड़के ने अजीब तरीके से देखा और कहा, क्या तुम बैनर नहीं देख सकते? और जैसे ही डंक ने ऊपर देखा, काले रंग का झंडा लहरा रहा था और उस पर हाउस टारगेरियन का 3 सर वाला ड्रैगन बना हुआ था और वह ऐसे लग रहा था जैसे कि वह लाल आग फेंक रहा हो और झंडा उठाने वाला व्हाइट आर्मर में था और उसने सफेद कलर का क्लॉक पहना हुआ था और 2 और योद्धा उसके जैसे थे। ये किंग्स गार्ड ही हो सकते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लॉर्ड एसवर्ड, उनके बेटे और उनकी बेटी उनको लेने के लिए आए। उस लड़की के पीले बाल और चेहरा गुलाबी था और वह लड़की छोटी थी। डंक ने सोचा, वह इतनी सुंदर नहीं है जितनी वह कठपुतली वाली लड़की। तभी एक आवाज आई, उस घोड़े को छोड़ो और मेरे घोड़े को पकड़ो। डंक को एहसास हुआ कि वह आदमी उससे ही बात कर रहा है। तब डंक बोला, मैं स्टेबल बॉय नहीं हूँ माय लॉर्ड। डंक ने उसे देखा तो वह बहुत ही सुंदर कपड़े पहने और लगभग डंक की उम्र का ही था। वह दिखने में दुबला और पतला था और उसके बाल सिल्वर गोल्ड कलर के थे और उसकी आंख बैंगनी रंग की थी। और फिर उस लड़के ने कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को नहीं संभाल सकते तो तुम मेरे लिए थोड़ी शराब और एक सुंदर औरत ले आओ, अब जाओ। तब डंक ने कहा, क्षमा करे महाराज, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं एक नाइट हूँ
तभी अस्तबल का वह लड़का आता है और उसका घोड़ा पकड़ लेता है। तब डंक थोड़ा राहत महसूस करता है और फिर वह आगे चलकर मास्टर ऑफ हॉर्स का इंतजार करने लगता है। डंक को कोई संदेह नहीं था कि वह राजकुमार है, एक टारगेरियन राजकुमार। टारगेरियन समुद्र के पास खोए हुए वलेरिया से आए थे और उनके सिल्वर गोल्ड कलर के बाल और उनकी बैंगनी आंखें दूसरों से अलग करती थी। डंक जानता था कि प्रिंस बेलोर उम्र में बड़े थे, लेकिन यह राजकुमार प्रिंस बेलोर का बेटों में से एक हो सकता है। वलार, जिसे अपने पिता से अलग दिखने के लिए जाना जाता है और इसे यंग प्रिंस भी कहते हैं, या फिर मैट्रिस। किंग डेरोन द गुड के और भी बच्चे थे। उसके पिता के समय में ड्रैगन किंग का वंश लगभग विलुप्त हो गया था, लेकिन डेरोन सेकंड और उनके बेटों ने हमेशा के लिए उनके वंश को सिक्योर कर दिया। लॉर्ड एसवर्ड के मास्टर ऑफ हॉर्स डंक के पास आता है और डंक से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? तब डंक जल्दी में बोलता है, मैं यह घोड़ा बेचना चाहता हूँ। यह घोड़ा अच्छा है और मजबूत है। मास्टर ऑफ हॉर्स ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, और उसने स्वीटफुट को देखा भी नहीं और कहा, मेरे लॉर्ड को ऐसे घोड़ों की जरूरत नहीं है, इसे शहर ले जाओ या हेनली तुम्हें कुछ चांदी के सिक्के दे दे। और वह तुरंत मुड़कर जाने लगा। तब डंक ने पूछा, क्या राजा आ गए हैं? तब वह मास्टर ऑफ हॉर्स कहता है, भगवान का शुक्र है अभी वो नहीं आए। ये राजकुमारों की भीड़ ही मेरे लिए काफी परेशानी का सबब बनी हुई है, और मैं इनके जानवरों के लिए अस्तबल और चारा कहाँ से लाऊंगा? और वह अस्तबल के नौकर पर चिल्लाते हुए वहां से चला गया। डंक अब अस्तबल के बाहर निकलता है और वह देखता है कि लॉर्ड एसवर्ड अपने मेहमानों को किले के अंदर ले गया, लेकिन वहां पर 2 किंग्स गार्ड पहरेदारों के कप्तान से बात कर रहे थे। और डंक उनके पास जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, मैं सर डंकन द टाल हूँ। उनमें से बड़े वाले नाइट ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर डंकन। मैं सर रोलैंड क्रेक हॉल हूँ और यह मेरा साथी सर डोनेल ऑफ डस्कंडेल है। ये 7 किंग्स गार्ड 7 किंगडम के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, क्राउन प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर को छोड़कर। डंक उनसे पूछता है, क्या आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो? तब सर डोनेल ने जवाब दिया, जिनकी रक्षा के लिए हमने शपथ खाई है उनके खिलाफ लड़ना यह सही नहीं है। तब सर रोलैंड बोलते हैं, प्रिंस वलार को लेडी एस्पोर्ड के चैंपियन होने का सम्मान प्राप्त है और उनके 2 चचेरे भाई उनको चुनौती देने आए हैं, बाकी हम लोग तो बस देखने आए हैं। तब डंक उन किंग्स गार्ड को धन्यवाद देता है और महल के बाहर निकल जाता है और वह मन में सोचता है, प्रिंस वेलोर आयरन थ्रोन के दूसरे उत्तराधिकारी है और वेलोर का सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन डंक को यह नहीं पता था कि राजकुमार वेलोर ने अपने पिता से कितना कौशल सीखा होगा और वह दूसरे टारगेरियन प्रिंस के बारे में तो और भी कम जानता था। और अगर मुझे इन टारगेरियन राजकुमारों के खिलाफ लड़ना पड़ा तो क्या वे मुझे उनसे लड़ने देंगे या नहीं? तब डंक स्वीटफुट को लेकर हेनली के पास गया और हेनली को यह पसंद आई। जब उसे पता चला कि डंक इस घोड़े को बेचना चाहता है तो हेनली को अब उसमें कमियां ही नजर आने लगी और हेनली कहता है, मैं इसके 300 कॉइन दूंगा। तब डंक कहता है, मैं इसके 3000 लूंगा। और बहुत बहस करने के बाद 750 सिल्वर कॉइन में यह सौदा पक्का हुआ। और दूसरी बहस तब शुरू हुई जब डंक ने कहा कि इस कीमत में काठी शामिल नहीं थी और आखिरकार यह मामला सुलझ गया और सौदा 750 सिल्वर कॉइन में पक्का हुआ। और जब हेनली सिल्वर कॉइन लेने गया तब डंक ने स्वीटफुट को सहलाया और कहा, अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत गया तो वापस आकर मैं तुम्हें खरीद लूंगा। डंक जानता था कि आने वाले दिनों में इस घोड़े की सारी कमियां दूर हो जाएगी और अब की कीमत से दोगुनी हो जाएगी। हेनली ने डंक को 3 सोने के सिक्के दिए और बाकी चांदी के सिक्के दिए और डंक ने एक सोने का सिक्का अपने दांत से काट कर देखा और मुस्कुराया। उसने पहले कभी सोना नहीं चखा था और न ही कभी सोने का सिक्का देखा था। इन सिक्कों को ड्रैगन कहा जाता था क्योंकि इन सिक्कों के एक तरफ 3 सिर वाले टारगेरियन ड्रैगन की मोहर होती थी और दूसरी तरफ राजा की तस्वीर। 2 सिक्कों पर राजा डेरोन का चेहरा था, तीसरे सिक्के पर किसी और राजा की तस्वीर थी और उनके नीचे उनका नाम लिखा होता था। लेकिन डंक को पढ़ना नहीं आता था तो वह जोर से यह बात हेनली को बताई। तब हेनली ने बड़बड़ाते हुए कुछ चांदी और मुट्ठी भर तांबे के सिक्के दिए। तब डंक इन तांबों में से कुछ सिक्के हेनली को देता है और कहता है, ये स्वीटफुट के लिए है, आज रात उसे जई और सेब देना। अब डंक पैसे लेकर वहां से चल दिया और इतने सारे सिक्के पाकर डंक एक तरफ तो खुश था और दूसरी तरफ उसे डर भी था कि कोई उसे चुरा ना ले। सर आर्लेन ने कभी भी 1 या 2 से ज्यादा सिक्के नहीं दिए थे। डंक सोच रहा था, इतने पैसों से तो 1 साल गुजर जाएगा और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा? थंडर को बेच दूंगा और ये सब खत्म हो जाएगा तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। जब तक डंक कोकलेसवेंट नदी को पार करके दक्षिण किनारे के मैदान में पहुंचा तब तक लगभग शाम हो चुकी थी और टूर्नामेंट का यह मैदान फिर से गुलजार बन गया था। शराब बेचने वाले, सॉसेज बेचने वाले, उन सब की अच्छी बिक्री हो रही थी। एक भालू
अपने मालिक की धुन पर नाच रहा था। जोकर अपने खेल दिखा रहे थे और कठपुतली वाले एक और लड़ाई खत्म कर रहे थे। डंक उस लकड़ी के ड्रैगन का खेल देखने रुक गया। जब कठपुतली वाला नाइट ड्रैगन का सर काटता है तो डंक जोर से हंसता है और लड़की को 2 तांबे के सिक्के देता है और कहता है, एक पिछली रात के लिए। लड़की उन सिक्कों को हवा में पकड़ लेती है और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान देती है। तब डंक सोचता है कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही है या इन सिक्कों को देखकर। डंक कभी भी लड़की के साथ नहीं रहा था। 3 साल पहले जब सर आर्लेन ने उसे वेश्यालय लेके गया तब डंक उस समय नशे में था और उसे कुछ भी याद नहीं था। जब ये बात याद आई तो डंक अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। वैसे डंक को पक्का नहीं पता था कि उसे वेश्या चाहिए या नहीं। अगर उसे किसी बड़े घराने की लड़की नहीं मिली तो कम से कम वह ऐसी लड़की चाहता था जो उसे सोने और चांदी से ज्यादा पसंद करे। तब डंक कठपुतली वाली लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एक गिलास बियर पियोगी या फिर सॉसेज? अब उस लड़की ने कहा, धन्यवाद सर, पर मेरा एक और शो है, और वो वहां से चली गई। तब डंक अपने आप को मूर्ख महसूस कर रहा था। हालांकि उसे उस लड़की का दौड़ने का तरीका पसंद आया। डंक मन में सोच रहा था कि उसे किस करने में घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। डंक जानता था कि किस कैसे की जाती है। 1 साल पहले लेनिस्पोर्ड की एक सराय वाली लड़की ने उसे सिखाया था। वह लड़की इतनी छोटी थी कि मेज पर बैठकर ही उसके होठ तक पहुंच पाती थी। मैं कैसा बेवकूफ हूँ, मैं यहाँ पर चुम्बन के बारे में बात कर रहा हूँ जबकि मुझे घुड़सवारी और जॉयस्टिक के बारे में सोचना चाहिए। और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।